नमस्कार दोस्तों, द रियल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष लाटा। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपन पढ़ेंगे कि संख्याओं के क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं, आप संख्याओं की प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपन सबसे पहले टॉपिक पे, वो है अपना अंक। अंक के लिए आप सभी जानते हैं कि अंक गणित की सबसे छोटी इकाई होती है। अंकों को यदि अपन पद्धतियों के रूप में प्रेजेंट करें तो अंकों की 4 पद्धतियां होती है। आप देख रहे हैं, ये पहला बाइनरी नंबर है, दूसरा ऑक्टल नंबर है, तीसरा डेसिमल नंबर है, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर के लिए आप कहेंगे कि इस नंबर सिस्टम में 2 अंक प्रयुक्त किए जाते हैं। वो अंक होते हैं 0 और 1। किसी भी बाइनरी नंबर को प्रेजेंट करने के लिए उसके बेस की आवश्यकता होती है, और बेस अपन कितना लगाते हैं? 2। आप इसका एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जैसे 1 1 0 1, बेस आप यहाँ 2 लगा रहे हैं तो ये नंबर आपके बाइनरी नंबर है। ऑक्टल नंबर की बात करें तो ऑक्टल में टोटल 8 अंक काम में लिए जाते हैं। वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये टोटल जो 8 नंबर होते हैं वो ऑक्टल नंबर में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर इन नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए बेस में अपन 8 लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे 5 4 3 है, आप इसका बेस लगा रहे हैं 8, तो ये नंबर आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में रहेंगे, ऑक्टल नंबर संख्या पद्धति में रहेंगे। डेसिमल नंबर की बात करें तो यहाँ 10 अंक प्रयुक्त किए जाते हैं। 10 अंक आप 0 से 9 जो अंक जानते हैं, 0 से 9 वाले अंक हैं, टोटल 10 अंक डेसिमल नंबर में उपयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जा रहे हैं। यहाँ इसका बेस 10 लगाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए 9832, आप यहाँ बेस 10 लगा रहे हैं तो ये नंबर आपके डेसिमल नंबर में रहेंगे। नेक्स्ट पद्धति हेक्साडेसिमल होती है। यहाँ पर आप 16 अंक काम में लेते हैं। 0 to 9 10 अंक तो आपके ये रहे, और जो 6 अंक होते हैं वो अल्फाबेट्स में लिए जाते हैं, A B C D E एंड F। टोटल 16 नंबर्स होते हैं, 16 नंबर होते हैं जो हेक्साडेसिमल में प्रयोग किए जाते हैं। इस नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ बेस 16 लगाया जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे A7 B8, इसका बेस आप 16 लगा रहे हैं तो ये नंबर आपके हेक्साडेसिमल नंबर में होंगे। चलिए दोस्तों, अंक में अपन चलते हैं अब अंकों के मान पर। अंकों के मान बेसिकली 3 हैं। पहला विशुद्ध मान एब्सोल्यूट वैल्यू, जातीय मान शुद्ध मान फेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। विशुद्ध मान के लिए अगर अपन देखें तो अपन कहते हैं कि संख्या या अंक, उसका चिन्ह हटाकर जो मान आप बताते हैं उसे अपन विशुद्ध मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें -37, इसका आप चिन्ह हटा रहे हैं तो वैल्यू 37 बता रहे हैं, ये इसका विशुद्ध मान रहा। जैसे +18, इसका अगर चिन्ह हटाकर जो मान बता रहे हैं ये इसका विशुद्ध मान रहा। -39, आप इसको चिन्ह हटाकर जो वैल्यू बता रहे हैं वही मान आपका विशुद्ध मान कहलाता है। दूसरे मान पे चले तो देखिए शुद्ध मान या जातीय मान, संख्या में अंक का जो स्वयं का मान होता है उसे ही शुद्ध मान या जातीय मान कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, एक वैल्यू अपने पास है 9837, आपको इस संख्या में सभी अंकों का शुद्ध मान निकालना है, तो आप 7 का शुद्ध मान कितना बताएंगे? 7, क्योंकि 7 की खुद की वैल्यू कितनी होती है, स्वयं की वैल्यू कितनी होती है? 7 हो रही है। यहाँ 3 का शुद्ध मान की बात करेंगे तो कितना बताएंगे? 3। यहाँ 8 का शुद्ध मान बता रहे होंगे तो कितना बताएंगे? 8। और ऐसे ही 9 का शुद्ध मान कितना होगा? 9 होगा। उम्मीद है बातें समझ आ रही होगी। चलिए आगे अपन स्थानीय मान की बात करें। इसके नाम में ही पता चल रहा है कि वह मान जिसमें स्थान की प्रधानता होती हो। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे 3447,
ये कोई संख्या है, इस संख्या में सभी अंकों का स्थानीय मान चाहिए। तो अपन यहां पर अपन अंक का स्थानीय मान जब भी निकालते हैं तो इसके अंक के स्थान के बारे में बात करते हैं। अगर यहां से आप देखोगे तो ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है, ये हजार के स्थान पर है। यदि अपन इकाई के स्थान पे आए हुए अंक का स्थानीय मान निकालते हैं तो अपन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यदि 7 की बात करें तो आप लिखोगे 7 गुना 1 और वैल्यू फाइंड करेंगे आप कितनी, 7। अब दहाई के स्थान पर यदि अंक का स्थानीय मान चाहिए तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, और आप कितना आंसर बता रहे होंगे, 40। ऐसे 7 का, अगर इस 7 का स्थानीय मान आपको चाहिए तो ये तीसरे स्थान पे मतलब सैकड़े के स्थान पे है, तो 7 गुना आप 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 700। ऐसे ही यदि आप 3 का स्थानीय मान चाहिए तो आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से, तो आपका आंसर आ रहा होगा 3000। ये इसका एक प्रोसेस होता है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे इसी वैल्यू को मैं डायरेक्ट इनका स्थानीय मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7 के आगे आने वाले अंकों को क्या बना दीजिएगा, 0 बना दीजिएगा। तो 7 के आगे कितने अंक आ रहे हैं, 2, तो आप 700 आप इसका स्थानीय मान लिख देंगे। 3 का स्थानीय मान चाहिए तो 3 के आगे 3 अंक आ रहे हैं तो आप तीनों को 0 बना दीजिएगा, 0 0 0, और यू विल गेट द आंसर 3000। ये स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान के लिए अगर और एग्जांपल अपन देखें तो देखिए एक एग्जाम्पल आपका और भी है, जैसे 0.5732। आप इस संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान चाहिए। तो जब वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो, तो उस संख्या का स्थानीय मान लिखते समय आप उसके बाईं तरफ के अंकों को 0 बना दीजिएगा। तो यहां देखिए 2 का स्थानीय मान, यहां से आगे अंक आ रहे हैं 1 2 3, तो आप लिखोगे 0.002। इस 3 का स्थानीय मान चाहिए तो यहां से अंक कितने आ रहे हैं, आगे 2 अंक आ रहे हैं, तो आप लिखोगे 0.003। यहां 7 की बात करें तो इसके कितने अंक आ रहे हैं, आगे 1 अंक आ रहा है, तो 0.07। और फाइनली आप 5 का आंसर बता रहे होंगे तो बता देंगे 0.5। इस प्रकार से 1 से छोटी संख्याओं का आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे ये अपनी एक वैल्यू है, इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान चाहिए। तो आप यहां से स्थानीय मान निकालना स्टार्ट करें। देखो ये 1 से बड़ी संख्या है तो इसके दाईं तरफ के अंकों को 0 बना दीजिएगा। तो दाईं तरफ कितने अंक आ रहे हैं भाई, 1 2 3, तो आप इसके स्थानीय मान लिखोगे 8000। फिर आप 9 का स्थानीय मान निकालोगे तो इसके आगे कितने अंक आ रहे हैं भाई, 2 अंक आ रहे हैं, तो आप लिखोगे 900 इसका स्थानीय मान होगा। आप 3 का स्थानीय मान चाहते हैं तो इसके आगे कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है, तो आप इसको लिखोगे 30। और 2 के आगे कोई भी अंक नहीं आ रहा तो आप यहां इसका स्थानीय मान 2 लिख दीजिएगा। ऐसे ही 1 से छोटी संख्याओं का अपन स्थानीय मान निकालें तो इस 4 के लिए देखो बाईं तरफ के अंकों को क्या बनाएंगे, 0, तो आप लिखोगे 0.4। फिर 7 का स्थानीय मान कितना लिखोगे आप, 0.07। ऐसे आप 3 का स्थानीय मान देखो अंक कितने आ रहे हैं, 2, तो 0.003। इस प्रकार से स्थानीय मान आप संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं संख्या की तरफ। संख्या 2 प्रकार की होती है, पहली वास्तविक और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें तो वह संख्याएं जो वास्तव में होती है, वह संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त हो रही होती हैं, जिनका कोई फाइनाइट रिजल्ट आ रहा होता है, वह सभी संख्याओं को अपन वास्तविक संख्या के रूप में लेते हैं। काल्पनिक संख्या की बात करें
तो वह संख्याएं जिनके अपन कल्पना मात्र करते हैं या कल्पना पर आधारित होती है, सभी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल की बात करते हैं। 0 वास्तविक संख्या होता है। सभी गिनती वाली संख्याएं, काउंटिंग नंबर, वास्तविक संख्या ही होती है। इन्हीं संख्याओं का ऋणात्मक चिन्ह लेकर अगर संख्याएं लिखें तो उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। इसके बाद आगे चलें तो जो भिन्न वाली संख्याएं हैं, जैसे 22/7, 5/9, 8/17, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या ही कहा गया है। इसके बाद देखो दशमलव संख्या की बात कर लेते हैं, जैसे 4.25, 3.2, 0.3 बार, 0.5 बार, 7.47 पर बार, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसके बाद रूट वाली संख्या लेते हैं, जैसे √2, √3, √4, √5, 2 + √2, √16, √25, 4 + √3, 3 √3, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। इसके बाद सिंबल वाले अपन संख्या की बात करें तो जैसे पाई वास्तविक संख्या के रूप में लिया जाता है। ई वास्तविक संख्या होती है। log 1 वास्तविक संख्या होती है। log 27 वास्तविक संख्या होती है। तो ये संख्या भी वास्तविक संख्या है। अपन काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इनफाइनाइट ये काल्पनिक संख्या होती है। आप किसी भी भिन्न अथवा फ्रैक्शन के हर को यदि आप 0 कर रहे हैं तो वह संख्या काल्पनिक संख्या ही बन रही है। आप वर्गमूल में यदि कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे √-8, √-4, ये भी काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं √-1 होता है, इस संख्या को भी काल्पनिक संख्या ही कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या के प्रकार की बात करें तो 2 संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर जिसे अपन कैपिटल Q से प्रेजेंट करते हैं, अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर जिसको कैपिटल S से प्रदर्शित किया जाता है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा या डेफिनेशंस की बात करें, आप सभी जानते हैं P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0 हो और P और Q आपकी पूर्णांक संख्या होती हो। इस फॉर्म में आने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या हो रही होगी, अपरिमेय संख्या हो रही होगी। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस की बात करें तो परिमेय संख्या में जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा मिलता है या घनमूल का मान पूरा प्राप्त होता है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए √4, इसका वर्गमूल हो रहा है 2, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या होगी। √16, √25, क्यूब √27, इसका भी मान, इसकी भी वैल्यू पूरी आ रही है, इसलिए ये भी संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। लेकिन जस्ट अपोजिट अपन बात करें अपरिमेय संख्या की तो अपन कहते हैं जिन संख्याओं का वर्गमूल का मान पूरा नहीं आता है या घनमूल का मान पूरा नहीं आता है, ऐसी सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा गया है। जैसे √2, √3, 4 + √2, 3 √3, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। थोड़ा और अगर आप आगे चलें तो देखिए मेन जो परिमेय और अपरिमेय के बीच जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो होता है दशमलव संख्या से। दशमलव में शांत दशमलव संख्या जो होती है, शांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या में होती है। और आवर्ती अशांत दशमलव संख्या
ये भी परिमेय संख्या ही होती है। लेकिन इसमें अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या की बात करें तो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। तो फाइनली अगर अपन देखें, जैसे p बटे क्यू की बात करें तो ये अपनी एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। इसका जो दशमलव प्रसार जब भी निकालेंगे तो या तो आपको शांत दशमलव संख्या मिलेगा या आपको आवर्ती अशांत दशमलव संख्या मिलेगा। इसलिए इन सभी संख्याओं को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं का रूट का मान पूरा पूरा नहीं आता उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि उनका दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या होता है। अब बात करते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल्स की। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल की बात करें, 0 परिमेय संख्या के रूप में होता है। जितने काउंटिंग नंबर अपने होते हैं वो सभी परिमेय संख्या ही होते हैं, क्योंकि सबको अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। फिर -1, -2, -3, -4 इन्हीं संख्याओं को भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये संख्याएं परिमेय होती हैं। फिर भिन्न वाला जो p बटा q के रूप में जो मैं बात कर रहा हूं, ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। आगे चलें तो शांत दशमलव संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या होती है। आवर्ती दशमलव संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद अगर और संख्याओं की बात करें तो अभी अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि जिन संख्याओं का वर्गमूल का मान या घनमूल का मान पूरा पूरा आता हो, जैसे √4 मैंने लिया था, √9 है, √16 है, ये संख्याएं कौन सी है? परिमेय संख्याएं। इसके बाद क्यूब रूट की भी वैल्यू मैंने ली थी, जैसे 27 का क्यूब रूट है, मतलब घनमूल आप कर रहे हैं, जैसे 64 का आप घनमूल या क्यूब रूट कर रहे हैं, तो इन संख्याओं को भी परिमेय संख्या ही ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का मान भी पूरा पूरा आता है। अगर अपोजिट अगर बात करें अपन अपरिमेय संख्या की, तो जिन संख्याओं का वर्गमूल का मान पूरा पूरा नहीं आता, जैसे √2, √3, √5, या आप इसका एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2, 3√3, 4√5, ये संख्या भी आपकी अपरिमेय संख्या है। फिर अपन पाई की बात करें, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ई जिसे अपन नेपियर संख्या के नाम से जानते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या ही होती है। लॉगरिथम वाली संख्या की बात करें तो जैसे log 2, जैसे log 7, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्तीय शांत दशमलव संख्या है, वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब चलो इससे थोड़ा देखो और आगे अपन चलते हैं। आप यहां बात कर रहे हैं पाई और ई की, कि आप सर इनको क्यों अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं। तो पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं। पाई की अगर वैल्यू अपन देखें तो देखो पाई की वैल्यू होती है 3.1415, इस प्रकार से आगे तक जा रही होती है। तो पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनावर्तीय शांत दशमलव संख्या होता है, इसलिए पाई की वैल्यू को अपन पाई को अपरिमेय संख्या ले रहे हैं। ई की बात करें तो ई की वैल्यू होती है 2.718182, इस प्रकार से संख्याएं। तो ये संख्या भी आपकी अनावर्तीय अशांत दशमलव संख्या है, इसलिए आप इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम में पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है, क्योंकि पाई का जो 22/7 मान है वो अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर 22/7 का यदि दशमलव प्रसार अपन करें तो 22/7 की जो वैल्यू 3.142857 और इस कंप्लीट पर बार आती है। तो आप यहां पाई और 22/7 का कंपैरिजन करें तो केवल 3.14 तक ही इनकी वैल्यू इक्वल होती है।
इसके बाद इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। अगर इसके दशमलव प्रसार की बात करें तो ये संख्या आपकी मिलती है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। लेकिन यदि पाई की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू बोलती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। इसलिए पाई को परिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या और 22/7 को परिमेय संख्या के रूप में लिया जाता है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी। इसके बाद अपन आगे चलते हैं और संख्याओं के बारे में, जिनमें अपन सबसे पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या की, उसके बाद होगी पूर्ण संख्या, उसके बाद होगी पूर्णांक संख्या। चलो दोस्तों और आगे संख्याओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती है, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जो काउंटिंग नंबर आपके होते हैं वो सभी की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। इसे अपन नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। यहाँ n से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्राकृत संख्या के समुच्चय की बात करें तो यहाँ समुच्चय 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद संख्या की बात करें पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या में यदि आप 0 को शामिल कर देते हैं तो बनने वाला जो समुच्चय होता है वो पूर्ण संख्या का होता है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या को अपन होल नंबर कह रहे हैं, प्रेजेंट अपन W से कर रहे हैं। पूर्ण संख्या का समुच्चय यदि देखा जाए तो वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 और जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सभी संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। अब बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या में अपन क्या करते हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है। मतलब यहाँ आप कह रहे हैं कि इसको देखो, इसको इंटीजर नंबर से अपन बोल रहे हैं, यहाँ i से अपन प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसके सेट की बात करें, समुच्चय की बात करें, तो ये स्टार्ट होगा -4 -3 -2 0 1 2 3, इस प्रकार से संख्याएं। ये सारा सेट आपका पूर्णांक संख्या का होता है। तो अपन सीधी सीधी भाषा में ये कह देते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को और शामिल कर दिया जाए तो बनने वाला समुच्चय पूर्णांक संख्या का होता है, इंटीजर नंबर का होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहां तक ही। आगे अपन बात करेंगे इस